एक इंसान था जो अंदर ही अंदर कुड़ रहा था, जो अंदर ही अंदर जेलेसी की आग जिसके अंदर धधक रही थी, वो भड़क रहा था। जेलेसी की वजह से वो भड़क रहा था इस बात से कि यहां पर बुक प्रॉफिट में डिविडेंड्स खूब तगड़े पे करे जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी को, और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक भी रुपए का टैक्स नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल वही थ्री इडियट्स का सीन हमारे सामने आ गया। खुद के मार्क्स कमाएं, खुद के मार्क्स कमाएं, बुरा लगता है, लेकिन दोस्त के मार्क्स ज्यादा आ जाएं तो और ज्यादा बुरा लगता है। खुद के मार्क्स कमाएं, बुरा लगता है, दोस्त के मार्क्स ज्यादा आ जाएं, ज्यादा बुरा लगता है। नाम है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सीएम में फाइनल में इसका एक मैंडेटरी क्वेश्चन हर सेकंड अटेम्प्ट में या कई बार तो कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में भी आता रहता है। मैट का क्वेश्चन आना एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा प्रोबेबल है, और मैट का क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर रियल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो एज वेल एज योर एकेडमिक लाइफ। मतलब पढ़ाई में भी इंपॉर्टेंट, जब आप बाहर जाके कहीं पर किसी कंपनी के कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में या टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत रहोगे, वहां पर भी मैंने आपको बताया है कॉस्टिंग में भी टैक्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है भाई। अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, ये मत समझना सर हम तो कॉस्ट अकाउंटेंट है, टैक्स का हमें क्या ही यूज आएगा, हमें तो सिर्फ पेपर पास करना है। नहीं भाई नहीं, टैक्स फॉर्म्स 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर टैक्स कॉस्ट इज अ बिग बिग कॉस्ट। और पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, इंटरेस्ट, इस तरह के जो रेपरकर्शंस होते हैं टैक्स को ना फॉलो करने के, वो बहुत ग्रेव होते हैं, वो बहुत ज्यादा सिवियर होते हैं। इस वजह से लोग टैक्सेशन से काफी ज्यादा डरते हैं, और कॉस्टिंग में टैक्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमेशा रहता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टैक्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन का नाम है 115 JB। तो सबसे पहले तो ये सेक्शन किन कंपनीज पे अप्लाई होता है? दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल द कंपनीज, वेदर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी या नॉट क्लोजली हेल्ड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, एवरी काइंड ऑफ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और इवन द कंपनीज विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विच आर नोन एज कॉर्पोरेट, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, लाइक बैंकिंग कंपनी, उन पे भी क्या ये वाला प्रोविजन अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, हम वो भी देखेंगे, चर्चा करेंगे। बट फिलहाल कंपनीज, जितनी भी कंपनीज होती हैं उन पे तो ये वाला सेक्शन पक्का से अप्लाई करता ही करता है। कंपनीज माने कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड, क्लोजली हेल्ड कंपनी, किसी भी तरह की कंपनी हो, मैट का प्रोविजन अप्लाई करेगा ही करेगा, मैंडेटरी ये प्रोविजन अप्लाई करता ही करता है। अब इस प्रोविजन के आओ थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ा सा बैकड्रॉप पे चलते हैं। ये प्रोविजन कब आया भाई? ये प्रोविजन सबसे पहले लाने की कोशिश करी गई थी 1988-89 में, तब वो कोशिश नाकामयाब रही। उस प्रोविजन को विड्रॉ कर लिया गया तब, क्योंकि रियलाइज किया गया कि नहीं भाई नहीं, हम अभी रेडी नहीं है इस वाले प्रोविजन को लाने के लिए, या फिर ये वाला प्रोविजन पूरी तरह से बना नहीं है जो इसको हम सही ढंग से ला पाएं। अल्टीमेटली 96-97 में ये वाला प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया दोबारा बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह, जो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कुछ सालों पहले, वो तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और उनके इंट्रोडक्शन के बावजूद भी भाई इस वाले सेक्शन में आई बहुत सारी दिक्कतें। तो कई कंपनीज ने ओवर थिंकिंग करी, ओवर स्मार्टनेस करी, और इस वाले प्रोविजन के, इस वाले सेक्शन के प्रोविजंस को ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल इन द सेंस अपनी स्मार्टनेस के चलते कुछ ऐसे तिकड़म बिगड़ बढ़ाई, कुछ ऐसे लूप होल ढूंढ लिए जिससे ये वाला सेक्शन उन कंपनीज पे अप्लाई नहीं हुआ। तो कम से कम अगर मैं कहूं तो 2 से 3 बार इस वाले सेक्शन को डॉज किया गया है बाय कंपनीज। इस वाले सेक्शन को भाई इसके इंटरप्रिटेशन को, गलत इंटरप्रिटेशन लेके एक डिफरेंट स्टैंड लिया गया है बाय कंपनीज, और 2-3 बार ये सेक्शन बार बार रिवाइज हुआ है, तब जाके ये सेक्शन आज जिस रूप में हमारे सामने खड़ा है वो एक काफी तब्दील हुआ हुआ रूप है, काफी चेंज हुआ हुआ रूप है, जिस रूप में हम आज इस सेक्शन को देख रहे हैं। सर आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे ये सेक्शन ना हो, जैसे अलग से एक एक्ट हो। तो हां, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिस सेक्शन इज अ कोड इन इटसेल्फ। ये कोड है, कोड मतलब एक अपने आप में इनकम टैक्स एक्ट में रखा हुआ एक इनकम टैक्स एक्ट है। ये अपने आप में एक इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रखा हुआ एक इनकम टैक्स एक्ट।
जी हां, इतना महत्वपूर्ण है, इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन 115 जेबी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सर, आपने हमारा एक्साइटमेंट का लेवल, आपने हमारा उत्सुकता का लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, इतना ज्यादा हाइप आपने क्रिएट कर दी है सेक्शन के बारे में कि अब हम उत्सुक हैं ये जानने के लिए क्या है ये सेक्शन जिसको गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया, एसएससी ने डिफीट किया, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया, एसएससी ने डिफीट किया, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया, एसएससी ने डिफीट किया, तब जाके ये फाइनली लॉन्च हुआ। और इस सेक्शन में ऐसी क्या खराबी थी या इस सेक्शन में ऐसी क्या परेशानी थी जो एसएससी रिलक्टेंट थे इस वाले सेक्शन को फॉलो करने के लिए, और वो इसको डॉज करने का या इसे डिफीट करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। सर, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी इस वाले सेक्शन में? तो भाई प्रॉब्लम ये थी इस वाले सेक्शन में कि ये सेक्शन जेलेसी की वजह से ऊपर बढ़ा था। ये सेक्शन का जो कोर है, ये सेक्शन का जो सोर्स है वो है जेलेसी, जलन। जी हां, हमें जलन होती है ना। हमें जलन कब होती है? तो भाई 3 इडियट्स का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, अगर अपने मार्क्स अच्छे ना आए तो दुख होता है, लेकिन अगर हमारे फ्रेंड के मार्क्स अच्छे आ जाएं तो और भी ज्यादा दुख होता है। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन फीलिंग ऑफ जेलेसी, and due to the common feeling of jealousy there has been an introduction of this particular section 115 JB। मैं तो जब था अपने सीए फाइनल में, सीएम में फाइनल में, सीएस फाइनल में, तब मैं भी सेक्शन को याद रखने का एक बड़ा शॉर्टकट मैंने तरीका निकाला था, JB, जेलेसी बड़ी वाली इज इक्वल टू मैट के प्रोविजंस। 115 JB, जेलेसी बड़ी वाली इज इक्वल टू मैट के प्रोविजंस 115 JB। सर, अब आप पहेलियां ना बुझाओ, बहुत हो गया आपका ये गोल 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 घूमी हुई बातें, बहुत हो गए आपके ये अतिशयोक्ति वाले डायलॉग्स और एग्जाम्पल्स। अब असली में सर बता दो कि क्या है ये सेक्शन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स विच इज प्रोपाउंडेड बाय सेक्शन 115 JB। व्हाट इज दिस सेक्शन? ओके, so guys, this section is all about comparison of two things. One is your real income, second is your taxable income. Sir, ये दो वर्ड कुछ सुने सुने लग रहे हैं, रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम। सर, ये दो वर्ड कुछ सुने सुने लग रहे हैं। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सुने सुने लग रहे हैं। जरा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो निकाल के देखो। बेसिक कॉन्सेप्ट, जब मैं एकदम स्टार्टिंग वाला वीडियो टैक्स का शुरू करता हूं तब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंशिएट करता हूं। कौन से कॉन्सेप्ट्स? कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इनकम वर्सेस कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। मैंने हमेशा आपको समझाया है, आपकी जेब में जितना पैसा आ रहा है, आप जितना अर्निंग कर रहे हो, आपकी जितनी सैलरी है, आपका जितना बिजनेस का इनकम है, आपकी जितनी हाउस प्रॉपर्टी है, आपका जितना अदर सोर्सेस का इनकम है, जो भी इनकम आप कमा रहे हो उस पे आपको टैक्स नहीं देना। अरे वाह सर, बल्ले बल्ले, हमें टैक्स नहीं देना? अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, आपको उस वाली इनकम को कन्वर्ट कर देना है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स एक्ट में एडजस्टमेंट्स लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देना है, और कन्वर्टेड इनकम को बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स देना है। सो जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो रियल इनकम पे नहीं, जो आप एक्चुअली में कमा रहे हो उस इनकम पे नहीं, टैक्सेबल इनकम पे हमेशा टैक्स कैलकुलेट होता है। ये गोल्डन प्रिंसिपल मैंने आपको शुरू में समझाया हुआ है भाई, फर्स्ट क्लास में ही समझाया था, और मैंने आपको 3 इक्वेशन भी लिख के बताई थी। आओ इक्वेशन ब्रीफ में दोबारा लिखता हूं। रियल इनकम कैन बी ग्रेटर दैन टैक्सेबल इनकम, रियल इनकम कैन बी लेस दैन taxable income, and real income can be equal to taxable income। तो 3 तरह के फॉर्मूले यहां पर प्रचलित हैं भाई। रियल इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब रियल इनकम ज्यादा है लेकिन आपको जिस इनकम पे टैक्स देना है वो कम है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ने बोल दिया आपकी जो टोटल इनकम है ना, इसमें से कुछ इनकम को एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं, इस इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना। तो रियल इनकम जो आपके जेब में पैसा आया वो था ज्यादा, जिस पे आपने एक्चुअली टैक्स पे किया वो था कम। सो रियल इनकम इज ग्रेटर दैन योर टैक्सेबल इनकम। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो जो कि पॉसिबल है। सेकंड, योर रियल इनकम इज लेस दैन योर टैक्सेबल इनकम। आपकी रियल इनकम है कम, टैक्सेबल इनकम आपकी है ज्यादा। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कमा रहे हो 100 रुपए, टैक्स दे रहे हो 200 रुपए पे? जी हां, एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं, क्लबिंग के प्रोविजंस। क्लबिंग के प्रोविजंस में आपकी इनकम में आपकी वाइफ, आपके स्पाउस, आपके रिलेटिव्स की इनकम भी ऐड हो जाती है, तो आपकी रियल इनकम इज लेस एंड योर टैक्सेबल इनकम इज मोर। एक और एग्जांपल देता हूं, सैलरी के केस में जब आपको मिलते हैं परक्विजिट्स, परक्विजिट्स आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स,
नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मतलब आपकी जेब में कुछ भी नहीं आया, आपको कुछ बेनिफिट मिला, लेकिन उस बेनिफिट का हमने वैल्यूएशन किया और उस वैल्यूएशन के आधार पे हमने आपसे टैक्स रिकवर कर लिया। तो आपकी रियल इनकम थी सपोज 5 लाख रुपए साल की, आपकी जो टैक्सेबल इनकम आई वो आई 7 लाख रुपए, क्योंकि आपको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया था अब आपकी कंपनी की तरफ से, उसका हमने वैल्यूएशन किया उस परक्विजिट का और आपकी रियल इनकम में ऐड कर दिया। सो रियल इनकम इज लेस, टैक्सेबल इनकम इज मोर, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और थर्ड पॉसिबिलिटी तो हो सकती है भाई, योर रियल इनकम इज इक्वल टू योर टैक्सेबल इनकम, आपके इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई एडजस्टमेंट बनता ही नहीं, आपकी जो एक्चुअल में इनकम आपने जो रियल इनकम कमाई है आप उस पूरी की पूरी इनकम पे टैक्स दे दो, हमें कोई टेंशन है नहीं। तो फिर उस केस में आपका कोई एडजस्टमेंट का मतलब आता ही नहीं, आपका एडजस्टमेंट कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है सर, हाँ सर याद आ गया, तो याद आ गया, ये टॉपिक मैंने कराया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में और ज्यादा डिटेल में कराया था। ये कॉन्सेप्ट का नाम था रियल इनकम वर्सेस टैक्सेबल इनकम। जी हाँ, अब मैं आ जाता हूं एक कंपनी के केस में। एक कंपनी के केस में भाई बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिराइव होता है नेट प्रॉफिट। पीजीबीपी के चैप्टर में डिटेल में हमने क्वेश्चंस करे जहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट पहले उठाया, उसमें पीजीबीपी की एडजस्टमेंट करी और टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के लाए। कितने सारे क्वेश्चन करे हैं हमने क्लास में, तुम लोगों ने अपने रजिस्टर भर दिए हैं पीजीबीपी के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल याद है। वी हैव डन प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस वेयर बाय वी हैव कंप्यूटेड द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम रियल इनकम। बहुत सारे टॉपिक्स में हमने टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। अब जब रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम आपने कंप्यूट करी, जब रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम आपने कंप्यूट करी, तब करे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट्स। इनकम टैक्स एक्ट कहता है 40A के तहत अगर किसी एक्सपेंस पे टीडीएस नहीं काटा, वो एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दो। तो अगर मैं यहां पर बनाता हूं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, ये बनाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है मेरी इनकम है 100 करोड़ रुपए की, ये है भाई मेरे खर्चे, खर्चा नंबर ए 10 करोड़ रुपए का, खर्चा नंबर बी 15 करोड़ रुपए का, खर्चा नंबर सी 7 करोड़ रुपए का, खर्चा नंबर डी 25 करोड़ रुपए का। ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बताना जरा कितने अमाउंट का नेट प्रॉफिट कंप्यूट करके लाया मैं। सर नेट प्रॉफिट आ गया 100 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 7 माइनस 25, नेट प्रॉफिट आ गया भाई 43 करोड़। 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है सर, 43 करोड़ का आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे? टोटल एक्सपेंसेस हैं 10 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 25, 57 रुपीज के टोटल एक्सपेंसेस हैं, और जो नेट प्रॉफिट निकल के आया एज पर द कंपनीज एक्ट वो निकल के आया 43 करोड़। ठीक है, अब देखो ये जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ना किसी भी कंपनी ने, ये हो गया उसका रियल इनकम। रियल इनकम जो एक्चुअली कंपनी ने कमाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स लगे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है किसी भी कंपनीज एक्ट के परसुएंट जो अकाउंट्स बनते हैं, बट ये है इस वाली कंपनी की रियल इनकम। इसका एक और नाम होता है भाई बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट जो बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आया है। अब इनकम टैक्स एक्ट इस वाले प्रॉफिट को छेड़खानी ना करे, इस वाले प्रॉफिट में तब्दीली ना करे, तो वो इनकम टैक्स एक्ट का है बात का। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, उसको हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है, वो हर किसी चीज में छेड़खानी करता है। वो टेबल पे जितनी चीजें रखी होंगी उन्हें उठाएगा रखेगा, उठाएगा रखेगा, लैपटॉप ऑन करेगा बंद ऑफ करेगा, ऑन करेगा ऑफ करेगा। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट इस बुक प्रॉफिट को ना छेड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकम टैक्स एक्ट इस वाले बुक प्रॉफिट को छेड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट इस वाले बुक प्रॉफिट को यहां लिखेगा 43 करोड़, और इसमें करेगा एडिशंस और डिलीशंस डिपेंडिंग अपॉन जो जो सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हैं। मैं आपको कॉमन कुछ सेक्शंस का एग्जांपल देता हूं भाई। सपोज ये जो खर्चा है 7 करोड़ रुपए का, इस पे टीडीएस नहीं कटा, तो इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा मैं इस खर्चे को कर रहा हूं डिसअलाउ, तो तुम ऐड कर दो ये 7 करोड़ रुपए 43 करोड़ रुपीस में अपना टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए। तुम्हारा रियल इनकम तो 43 करोड़ है माना, लेकिन
जिस पे तुम टैक्स दोगे वो 43 करोड़ नहीं होगा, वो होगा थोड़ा सा डिफरेंट। कितना डिफरेंट भाई? 7 करोड़ रुपए ऐड कर दो, ये जो सी एक्सपेंस है 7 करोड़ रुपए का, इस पे तुमने टीडीएस नहीं काटा, ऐड कर दो ये 7 करोड़ रुपए। हमने कहा ठीक है भाई ऐड कर देते हैं 7 करोड़ रुपए। हाँ प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो कहता है जिस ईयर में टीडीएस काटा उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, उस ईयर की बात उस ईयर में करेंगे, अभी तो करंट ईयर की बात करते हैं। 7 करोड़ रुपए हो गया डिसअलाउ। अब ए जो एक्सपेंस था वो 43 कैपिटल बी का एक्सपेंस था। 43 कैपिटल बी कहता है ये वाले एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेड बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे नहीं, पेड बेसिस पे ही अलाउ होंगे। और ये 10 करोड़ रुपीस हमने पे नहीं करा था भाई, हमने इसको 2 साल बाद पे करा, हमने इसे करंट ईयर में नहीं पे करा 10 करोड़ रुपीस को। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है अच्छा 43B के सेक्शन तुमने पढ़े हैं ना, तो 43B के सेक्शन के तहत तुम इस वाले खर्चे को भी कर दो डिसअलाउ, 10 करोड़ रुपए को भी कर दो डिसअलाउ। हमने कर दिया 10 करोड़ रुपए को डिसअलाउ। फिर जब 43B की बात चलती है तो भाई 43B में कुछ ऐसे पुराने साल के खर्चे जो हमने पुराने साल में डिसअलाउ करे थे बट करंट ईयर में पे कर दिए, फॉर एग्जांपल बोनस, फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी, आपने पिछले सालों में डिसअलाउ कर दिए थे। क्यों? क्योंकि आपने पे नहीं करे थे उन सालों में, लेकिन करंट ईयर में आपने वो पे कर दिए। तो पेड बेसिस पे आप अलाउंस ले लोगे उसके, मतलब माइनस कर दोगे 43B के खर्चों को। तो मैंने माइनस लिख दिया 43B के खर्चे जो पिछले साल डिसअलाउ हुए थे, करंट ईयर में आपने पे कर दिए तो उनका अलाउंस बनता है। ऐसे खर्चे थे भाई 5 करोड़ रुपए के। ये निकल के आया आपका टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब टैक्स जो लगेगा वो किस इनकम पे लगेगा? इस वाली इनकम पे लगेगा भाई। 43 करोड़ पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स हमेशा टैक्सेबल इनकम पे लगता है। कितनी होगी भाई टैक्सेबल इनकम? 43 + 7 + 10 - 5, ये आ गया 55 करोड़ रुपीज। 55 करोड़ रुपीस। तो भाई टैक्स आपको कितने अमाउंट पे करना है? टैक्स आपको पे करना है 55 करोड़ रुपीस पे। आपकी रियल इनकम कितनी निकल के आई? रियल इनकम जो निकल के आई थी वो निकल के आई थी 43 करोड़ रुपीस। इसको एक और चीज बोल सकते हैं, बुक प्रॉफिट्स भी इसका दूसरा नाम हो सकता है, 43 करोड़ रुपीस। अब देखो हमारे केस में तो ये जो इनकम है ये इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा निकल के आई। ऐसा भी हो सकता है कि ये 55 करोड़ 43 करोड़ से बहुत 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 कम निकल के आए। तो एक और मैं प्रोविजन यूज कर रहा हूं और मैं एक और कुछ और सेक्शंस यूज कर रहा हूं जिसके तहत मैं एक और कंप्यूटेशन करूंगा। सेक्शन 43 करोड़ रुपीस। 43 करोड़ रुपीस में मैंने किए ये एडिशन और डिलीशन जो होने चाहिए थे, 7 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ का डिलीशन, 5 करोड़ का डिलीशन। ठीक है सर, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब सुनना जरा, ये वो कंपनी है जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये वो कंपनी है जो सेक्शन 35A कैपिटल AD स्पेसिफाइड बिजनेस वाली कैटेगरी में फॉल करती है। सर क्या होते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस? अरे भाई हमने पीजीबी चैप्टर में पढ़ा था, स्पेसिफाइड बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अलाउ कर देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को स्पेसिफाइड बिजनेस के हम अलाउ कर देते हैं। 14-15 कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस थे, जैसे स्लरी पाइपलाइन, होटल बिजनेस, कुछ याद है बीज रेयरिंग ऑफ बी। तो इस तरह की कुछ स्पेसिफिक कुछ हमारे बिजनेसेस थे, कोल्ड चेन फैसिलिटी। तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक बिजनेस थे जिनमें अगर आप बिजनेस करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा अलाउ करने की आपको परमिशन मिल जाती है। अब भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोज आपने जो अलाउ करना बनता था 35AD में, देखो कंपनी का जो बुक प्रॉफिट होगा उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं होता। कंपनीज एक्ट में कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो इतना दरिया दिल हो, जो इतना उदार दिल का हो, जो इतने बड़े दिल का हो, जो पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर को तुम्हारे एक ईयर में अलाउ कर दे पीएनएल में सेट ऑफ करना। कंपनीज एक्ट इतना दरिया दिल नहीं है। कंपनीज एक्ट में इतने प्रोविजंस, इतने कोई एब्रप्ट प्रोविजन, सडनली कोई एब्रप्ट सा प्रोविजन आ गया, ऐसा नहीं है। ये जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है इनकम टैक्स एक्ट में ही मिलता है। ये जो भावनाएं, भावुकता देखने को मिलती है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ, सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर की तरफ, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को 5 इयर्स में स्प्लिट कर दो, इस तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इनकम टैक्स एक्ट में देखने को मिलता है। कंपनीज एक्ट में भाई हर किसी के साथ भेदभाव नहीं करा जाता, हर किसी के साथ सिमिलर ट्रीटमेंट करा जाता है।
खैर, दो एक्ट अलग अलग हैं, दोनों का हम रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों हमारे लिए माननीय हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के संविधान के अंडर दोनों के दोनों बने हैं। खैर, 60 करोड़ रुपए का डिडक्शन मिल गया भाई 35 AD सेक्शन के तहत, और 60 करोड़ रुपए का डिडक्शन मिलने के बाद जो ये वाला असेसी है वो डांस कर रहा है, भंगड़ा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो टैक्सेबल इनकम 55 करोड़ से ऐसा लग रहा था कि बना है, वो टैक्सेबल इनकम अब 5 करोड़ रुपए का लॉस बन गया, क्योंकि 60 करोड़ का उसको मिल गया डिडक्शन और 5 करोड़ रुपए का अब उसको मिल गया लॉस। तो बताओ, क्या 5 करोड़ रुपए पे वो 1 भी रुपए टैक्स पे करेगा? नहीं भाई, 1 भी रुपए का टैक्स नहीं पे करेगा। उल्टा ये 5 करोड़ रुपए सेट ऑफ अगले साल में जाके करेगा, इस इनकम, इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लेगा अगले साल में और सेट ऑफ करेगा अगले साल में। मजे आ गए, मजे। इनकम टैक्स एक्ट ने एक छोटी सी दरिया दिली दिखाई, उससे मजे आ गए असेसी के। अब ये जब मजे आए तो भाई असेसी ने पता है क्या किया? असेसी ने ये जो बुक प्रॉफिट्स था इससे डिक्लेयर किए डिविडेंड्स। अपनी पेरेंट कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर किए 40 करोड़ रुपए के। पेरेंट कंपनी एकदम खुशी से फूली नहीं समारी। पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी को बोलती है, अरे वाह, बड़ा अच्छा बिजनेस किया है भाई, 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 100 करोड़ के टर्नओवर पे 40 करोड़ रुपए के तुमने डिविडेंड पे करे हैं, बहुत अच्छा रेशो है, जबरदस्त रेशो है। तो पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी से पूछती है, अच्छा अरे भाई, फिर तो टैक्सेस भी काफी लगे होंगे हिंदुस्तान में, टैक्सेस तुमने काफी पे करे होंगे, जब इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत अच्छा लिया होगा। सब्सिडरी कंपनी मंद ही मंद मुस्कुरा रही है, अंदर ही अंदर हंस रही है और कह रही है, टैक्स इस बार हमने 1 भी रुपए का पे नहीं किया, because we were eligible to take deduction under section 35 AD, in which we had taken the deduction of capital expenditure which was incurred by us, and therefore there was no tax which was paid by us to the Indian government. होल्डिंग कंपनी एकदम खुश, होल्डिंग कंपनी एकदम खुश। तो भाई बहरहाल जब ये होल्डिंग कंपनी और पेरेंट कंपनी आपस में खुशियां मना रहे थे, खूब सारी बधाइयां बटोर रहे थे, खूब सारे इंसेंटिव्स अपने सीएफओ को दे रहे थे, सीएफओ तुमने कमाल का काम कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट को 1 भी रुपए का टैक्स नहीं पे करा और मेरे को डिविडेंड्स पे कर रहे हो करोड़ों रुपए के, कमाल कर दिया सीएफओ, तुमने जबरदस्त काम किया है इस बार। जब ये सब पार्टी टाइम चल रहा था कंपनी के अंदर, तब एक इंसान था जो अंदर ही अंदर कुड़ रहा था, जो अंदर ही अंदर जेलेसी की आग जिसके अंदर धधक रही थी, वो भड़क रहा था। जेलेसी की वजह से वो भड़क रहा था इस बात से कि यहां पर बुक प्रॉफिट में डिविडेंड्स खूब तगड़े पे करे जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी को, और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 भी रुपए का टैक्स नहीं दिया जा रहा। कौन चल सकता है इस बात से? किसको जेलसी हो सकती है? बड़ी वाली जेलसी किसको हो सकती है? ऑफ कोर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स एक्ट को हुई यहां पर जेलसी कि यार हमने ही जो बेनिफिट दिए वो हमारे लिए ही जेलसी का कारण बन गए। जो हमने इतने तगड़े बेनिफिट्स दिए, जो इतने सॉप्स दिए, इतने तगड़े इंसेंटिव्स दिए, इतने तगड़े, उसकी वजह से एसएससी हमें ही टैक्स नहीं पे कर रहा, और जो अपनी पेरेंट कंपनी है उसको जबरदस्त डिविडेंड पे कर रहा है। वाह! तो ये थी भाई जेलसी की भावना। ये जेलसी की भावना एक और चीज से ड्राइव होती है, एक तो डिडक्शन से ड्राइव होती है, एक और चीज से ड्राइव होती है भाई डेप्रिसिएशन के रेट्स। तो जो डेप्रिसिएशन के रेट्स इनकम टैक्स एक्ट में है वो कहीं ज्यादा हैं, इनकम टैक्स एक्ट वाले रेट्स कहीं ज्यादा हैं, जो कंपनीज एक्ट वाले रेट हैं वो कहीं कम है डेप्रिसिएशन के। तो अब जब इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन के रेट कहीं ज्यादा हैं तो नेचुरली इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट होगा वो होगा कम, क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगेगा ज्यादा, और जो पीएनएल अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन का रेट लगाते हैं वो है कम, तो पीएनएल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा ज्यादा। अगेन वही बात भाई, पीएनएल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बना ज्यादा, डिविडेंड्स डिक्लेयर हुए ज्यादा, और क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बना कम या प्रॉफिट बना निल, तो हमने गवर्नमेंट को इल्ले no income tax has been paid to government of India. वाओ! ये सिनारियो देख के इंडियन गवर्नमेंट के दिल में हुई जलन। बिल्कुल वही 3 इडियट्स का सीन हमारे सामने आ गया। खुद के मार्क्स कमाएं बुरा लगता है, लेकिन दोस्त के मार्क्स ज्यादा आ जाएं तो और ज्यादा बुरा लगता है। खुद के मार्क्स कमाएं बुरा लगता है, दोस्त के मार्क्स ज्यादा आ जाएं ज्यादा बुरा लगता है। बस
यही फीलिंग थी, यही थॉट था मिनिस्ट्री के पास, यही थॉट था इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। उन्होंने लॉन्च किया एक सेक्शन का नाम है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जिसके अंदर उन्होंने बोला भाई कम से कम बेयर मिनिमम कुछ तो टैक्स दो। अगर तुम्हारा प्रॉफिट अर्न हो रहा है बुक्स के अकॉर्डिंग, अगर यू आर इनटू प्रॉफिट्स, इफ देयर आर कंसिडरेबल प्रॉफिट्स इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो कुछ तो टैक्स दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बस इसी फीलिंग से, इसी भावना से कि कम से कम कुछ बेयर मिनिमम टैक्स तो पे करना चाहिए हर कॉर्पोरेट एसएससी को इन इंडिया, इस फीलिंग से इजाद हुआ इस सेक्शन का नाम है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स या 115 जेबी। तो 115 जेबी क्या कहता है? 115 जेबी कंपैरिजन करता है भाई दो चीजों का। किन दो चीजों का कंपैरिजन करता है? 150 कंपेयर करता है मैट अंडर सेक्शन 115 जेबी को, मैट को कंपेयर करता है, और जो नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स बना है उन दोनों को कंपेयर करता है। तो 115 जेबी कहता है बड़ी सीधी सी बात, भाई जो तुम्हारा टैक्सेबल प्रॉफिट बना, चाहे 55 करोड़ बना चाहे 5 करोड़ बना, जो तुम्हारा टैक्सेबल प्रॉफिट बना उसमें तुम नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करो, और तुम अपने बुक प्रॉफिट्स पे एक मिनिमल अमाउंट पे, मिनिमल अमाउंट मतलब एक बहुत बेयर मिनिमम सा अमाउंट है। देखो जो नॉर्मल प्रोविजंस पे टैक्स बनेगा ना, वो टैक्स बनेगा 25%। अगर आपकी प्रीवियस ईयर 18-19 की इनकम 400 करोड़ से लेस है तो 25%, अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30% बनेगा नॉर्मल प्रोविजंस पे टैक्स। और जो मैट का रेट है वो है 15%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बस एक छोटी सी बात कह रही है, तुम अपने नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स निकालो और तुम अपने बुक प्रॉफिट पे 15% का टैक्स निकालो। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसको पे कर दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसको पे कर दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो मैं तुम्हें सीधा सा एग्जांपल ले लेता हूं भाई, यहीं पर इसी वाले क्वेश्चन में हम लोग इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। 43 करोड़ इज माय बुक प्रॉफिट। 43 करोड़ में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 15%, मेरा जो टैक्स आ गया वो आ गया 6.45 करोड़। 6.45 करोड़। दो ऑप्शन लेते हैं, एक लेते हैं भाई 55 करोड़ पे, अज्यूम कर रहा हूं 18-19 में इसकी जो टैक्सेबल जो टर्नओवर होगी वो 400 करोड़ से लेस होगी, तो 25% पे इस पे टैक्स लगेगा। तो 55 का 25% निकल के आया 13.25 करोड़। 55 पे 25% निकल के आया 13.25 करोड़। कंपेयर कर दो भाई मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को 6.45 करोड़ वर्सेस 13.25 करोड़। जो भी ज्यादा है आपको वो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है। कौन सा ज्यादा है भाई? 13.25 करोड़ ज्यादा है, आपको 13.25 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर 2 पे। सपोज मेरी रियल कंप्यूटेशन टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन है ये, तो मेरा जो लॉस आया वो आया 5 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ रुपीस का लॉस, कोई सेट ऑफ, कोई करंट ईयर में और कोई तरह की इनकम नहीं है। इस पे भाई टैक्स कितना बनेगा? नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स बनेगा निल। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इफ द लॉस इज ऑफ 5 करोड़ रुपीस। कुछ टैक्स आपको पे नहीं करना नॉर्मल प्रोविजन ऑफ एक्ट के चलते। तो बस इसको कंपेयर करो इससे 6.45 करोड़ से, जो भी दोनों में से हायर है उस पे टैक्स पे कर दो। बता दो क्या निल हायर है या 6.45 करोड़ हायर है? कौन सा दोनों में से हायर है? सर ये वाला हायर है। तो बस भाई बेयर मिनिमम किसी भी एसएससी को 15% ऑफ बुक प्रॉफिट का तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स एक ऑब्वियस सी बात है, सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो, एजुकेशन सेस अगर एप्लीकेबल है तो दोनों ऐड करेंगे, बिल्कुल वो तो है ही है। अभी तो मैं आपको बेसिक के कंपटीशन समझा रहा हूं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो वो तो चीजें ऐड होंगी। मार्जिनल रिलीफ है, माइनस होगा, पक्का से माइनस होगा, कोई इसमें दो राहें ही नहीं है। लेकिन मुद्दा ये, बेसिक मुद्दा ये, हायर ऑफ मैट at the rate of 15% of book profits or the tax as per the normal provisions of the act, whichever is higher is the tax liability of any corporate assessee in any particular year. किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बुक प्रॉफिट पे 15% या फिर जो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है उस पे अपना नॉर्मल रेट, इस केस में 25%, दोनों में से जो भी हायर होगा वो टैक्स लायबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर कंपनी की इंडिया में उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में। सर क्या ये वाला प्रोविजन, क्योंकि ये तो जेलसी वाला प्रोविजन है, सर इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं करता?
नहीं भाई नहीं, ये वाला प्रोविजन इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं करता। ये प्रोविजंस स्पेशली पार्टनरशिप फर्म पे अप्लाई करता है, जो हमने एक सेक्शन पढ़ा भाई, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT पढ़ा हमने, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो ये पार्टनरशिप पे तो अप्लाई करता है, लेकिन जो रियल क्रक्स इसका, जो रियल एकदम फुल फोर्स में जो ये अप्लाई करता है, वो अप्लाई करता है भाई कंपनीज के केस में एज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स अंडर सेक्शन 115JB। So the purpose of this section is to compare the book profit and the taxable profit and compare the tax payable on each of them. And then the ask is, the requirement is that you have to bare minimum pay. You have to bare minimum pay the tax which is eligible to be paid under the minimum alternate tax. You have to bare minimum pay that tax. कम से कम आपको वो टैक्स तो पे करना ही करना पड़ेगा। आओ यहां पर एक बार हम इन दोनों चीजों का कंपैरिजन देख लेते हैं। दो चीजें हमने कंपेयर करी हैं। बुक प्रॉफिट्स वो होते हैं जो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो बुक प्रॉफिट्स बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बुक प्रॉफिट्स या एनी अदर रेलिवेंट लॉ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सर बैंकिंग कंपनी के जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनता, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के जो अकाउंट्स बनते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो ठीक है भाई, अगर उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं तो तुम वही वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा लो जो उस एक्ट के अकॉर्डिंग बने हैं। सिंपल। इससे जो प्रॉफिट निकल के आता है उस पे लगता है मैट एट द रेट ऑफ 15%। ये फ्लैट रेट है 15% का, इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं होती टर्नओवर के हिसाब से। या अच्छा सर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 115 BAA 115 BAB, सर उसके अकॉर्डिंग तो जो टैक्स का रेट होता है, नॉर्मल टैक्स का रेट, वही 22% और 15% आ जाता है। अरे भाई याद करो, दोनों ही सेक्शंस में लिखा है, अगर वो सेक्शंस अप्लाई करेंगे तो मैट अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर आप उन सेक्शंस में फॉल कर गए तो फिर आप मैट के प्रोविजंस को अप्लाई अपने ऊपर नहीं करोगे। 115 BAA 115 BAB, अगर उसके बेनिफिशियल प्रोविजंस का आप बेनिफिट लेना चाहते हो, मैट को भूल जाना, फिर मैट आप पे अप्लाई नहीं करेगा, फिर आप उन वाले प्रोविजंस के तहत अपना टैक्स पे करोगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो मैट आपको पे करना है 15% ऑफ व्हाट। अब देखो ध्यान रखने वाली बात, सिर्फ ये मत बोला करो मैट 15% है, ना ना ना, तुम ये बोला करो मैट इज एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, बिकॉज इट इज नॉट टैक्सेबल प्रॉफिट ऑन विच मैट इज एप्लीकेबल। जो बुक्स में प्रॉफिट आ रहा है ना, ये 43 करोड़ 43 करोड़, इस पे मैट लगता है। ये लड़ाई है, लड़ाई कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम टैक्स एक्ट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में ये लड़ाई है भाई, लड़ाई। So MAT is payable at the rate of 15% of the book profits. Of course 15% के over and above सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है, एजुकेशन सेस एप्लीकेबल है, वो सब तो ऐड होंगे ही होंगे फॉर श्योर। ठीक है। अच्छा, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है? द प्रॉफिट कंप्यूटेड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट कंप्यूट हुआ है दैट इज टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो भी नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है कंपनीज के केस में भाई 30% या 25% एज द केस में भी, जो भी आपका कंपनी जिस भी कैटेगरी में फॉल करती है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कंपनी का आप रेट लगा लो। अब जैसे फॉरेन कंपनी है वो तो भाई 40% की कैटेगरी में ही फॉल करती है, तो फॉरेन कंपनी के केस में जो नॉर्मल प्रोविजंस है वो 40% पे टैक्स पे करेंगे। तो जिस भी रेट पे, जिस भी अमाउंट पे कंपनी टैक्स पे करती है, नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और वो भी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, यहां पर जो इनकम कंसिडर होगी वो बुक इनकम नहीं कंसिडर होगी, वो टैक्सेबल इनकम कंसिडर होगी भाई, जहां पर आपने प्लस माइनस किया है इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग, यहां पर टैक्सेबल इनकम कंसिडर होगी और टैक्स जो निकाला जाएगा वो एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट के तहत निकाला जाएगा। यहां पर जो टैक्स निकाला जाएगा वो नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट के तहत नहीं, वो जो बुक प्रॉफिट आ रहा है कंपनीज एक्ट के तहत उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर बुक प्रॉफिट, व्हाट इज योर taxable profit, your tax may vary from a company to another company. So this is in brief the provision of MAT, minimum alternate tax. तो चलो अब बुक में चलते हैं और बुक के अंदर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं मैट का और फिर करते हैं एक जबरदस्त सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन।